गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है। और हम जो चर्चा कर रहे थे हमारी राजनीति विज्ञान के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर अध्याय सेकंड में, जिसके अंदर हम शक्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, चर्चा कर ली थी। और उसके बाद भी हम सत्ता की अवधारणा है वो टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें हमने सत्ता के अर्थ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि वैधता और शक्ति जब मिल जाती है तो वो किस में बदल जाती है, सत्ता के अंदर बदल जाती है। जिसके अंतर्गत हमने हेनरी फेयल और रॉबर्ट बास्टर्ड के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और साथ ही साथ में सत्ता का जो अर्थ था उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और अब अगला टॉपिक सत्ता के अंदर से ही आता है हमारा कि सत्ता पालन के आधार क्या क्या हैं, जिसके अंतर्गत सत्ता पालन के आधार के अंतर्गत 4 आधार माने गए हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, जिसके आधार पे जो सत्ता होती है, जो सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है जनता के द्वारा स्वेच्छा से, उसके पालना के पीछे 4 आधार कौन कौन से? विश्वास है, एकरूपता है, लोकहित है, दबाव है। ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। सत्ता पालन के कोई 4 जो पालन के आधार लिखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, तो हमारे को ध्यान में रखना है। ये 4 हैं। विश्वास है एक, तो क्योंकि जनता उसको स्वेच्छा से मान रही है। विश्वास है लोगों का किसके प्रति? सत्ता के प्रति। जो सरकार में है, जिसकी सरकार है, उसके प्रति विश्वास है जनता, क्योंकि जनता का विश्वास होने के कारण ही वो सत्ता में बन पाया है, सत्ता में आ पाया है। तो पहला है विश्वास। देखो, सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास, जनता का सरकार के प्रति विश्वास। देखो, सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। जो अधीनस्थ हैं उनका क्या होता है? सदैव विश्वास रहता है किसके प्रति? सरकार के प्रति या सत्ता के प्रति। क्या विश्वास रहता है? कि ये विश्वास रहता है कि जो भी कार्य किए जाएंगे सत्ता के द्वारा वो संपूर्ण जनहित के कार्य होंगे, जिसमें सबका भला होगा। इस कारण से इस विश्वास के कारण वो सत्ता बनी रहती है, और सत्ता के आदेशों का पालन किया जाता है। तो सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। यह विश्वास जितना अधिक होगा उतना ही सत्ताधारी के आदेशों की पालना। जितनी ज्यादा अधीनस्थ जो कर्मचारी अधीनस्थ हैं या जनता के ऊपर, जितना ज्यादा जनता का विश्वास होगा सत्ता के प्रति, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? सत्ता के आदेशों की पालना करवाना संभव होगा, उनके निर्देशों की पालना करवाना संभव बन पाएगा। तो इसलिए विश्वास को बनाए रखना सत्ता का पहला महत्वपूर्ण तत्व है, विश्वास। दूसरा है एकरूपता। देखो, विचारों की एक रूपता। जब मान लो संपूर्ण जनता है, संपूर्ण व्यक्ति हैं, यदि उनके विचार एक से होंगे, एक से विचार होंगे, उन्हीं विचारों की सरकार आएगी, उन्हीं विचारों की सत्ता आएगी, और उन्हीं विचारों की सत्ता आएगी तो उन्हीं के विचारों के अनुसार जो भी कार्य होंगे वो संपन्न होंगे। तो ये स्थिति ये पैदा करती है कि विचारों की एकता ही क्या है? सत्ता पालन का आधार है, क्योंकि एक जैसे विचार होने के कारण उनके आदेशों की पालना स्वतः ही होगी जनता के द्वारा। तो एक रूपता में हो जाएगा विचारों की एकता स्वतः ही आदेशों की पालना करने की स्थिति पैदा करती है, या आज्ञा पालन की स्थिति पैदा करती है। कौन? एक रूपता। तीसरा है सत्ता पालन का आधार लोकहित। देखो, लोक कल्याण। कोई भी सरकार आती है, कोई भी, तो उसका महत्वपूर्ण आधार किस लिए आती है सरकार? लोक कल्याण की। और यदि लोक कल्याण के ऊपर काबिज रहती है, लोगों का विश्वास रहता है, ऐसी स्थिति में उसके आदेशों का पालन किया जाता है। तो लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। लोक कल्याण की भावना लोगों से जुड़ी रहती है, इस कारण से लोग सत्ता के आदेशों की पालना करते हैं। तो लोक कल्याण या लोकहित की भावना होती है सत्ता में, इस कारण से उसके आदेशों की पालना। अब आता है चौथा दबाव। दबाव की इसलिए होता है कि अधिकांश
जो संस्थाएं हैं, अधिकांश अधीनस्थ हैं, अधिकांश जनता है, स्वेच्छा से आदेशों की पालना करती है तो वो सत्ता कहलाती है। परंतु कई बार क्या होते हैं, समाज के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो स्वेच्छा से उसके आदेशों की पालना नहीं करते, आज्ञा पालन नहीं करते, तो जिससे क्या होता है कि सत्ता के ऊपर ऐसे लोगों का प्रभाव कम रहता है। और ऐसे लोग किसकी भाषा समझते हैं? दबाव की भाषा समझते हैं। सरकार के द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और उनके अपने आदेशों की पालना करवाई जाती है। तो दबाव, प्रत्येक व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर सत्ता का बहुत कम प्रभाव रहता है। सत्ता का क्या होता है? बहुत ही कम प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? दमन और दबाव की परिभाषा ही समझते हैं। तो इस कारण से दबाव भी सत्ता के पालन का आधार है। दबाव में लेकर के भी लोगों से पालन करवाया जाए। तो इस प्रकार से सत्ता पालन के 4 आधार हैं। विश्वास में महत्वपूर्ण आधार है। विश्वास के बाद में एकरूपता, लोकहित और दबाव, ये 4 मुख्य आधार हैं। अब बात आती है कि सत्ता के रूप। अगला बिंदु है सत्ता के अंदर, सत्ता क्या उदाहरण है? सत्ता के रूप। सत्ता के रूप देखो, सरकार सत्ता के प्रकार समझ लो, चाहे इसके रूप समझ लो। एक विद्वान है मैक्स वेबर, उस महोदय ने 3 इसके रूप बताए। कितने रूप बताए मैक्स वेबर ने? 3। वो बिल्कुल बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सत्ता पालन के आधार पूछ लेता है या फिर सत्ता के जो रूप है या प्रकार है वो पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूपों की चर्चा की है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 3 रूपों की चर्चा की है, कि सत्ता के 3 रूप है। कितने? 3। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप, सत्ता के कितने रूप? 3 रूप बताए हैं। कितने रूप बताए भाई? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं। अब वो 3 रूप कौन कौन से, ये ध्यान में रखना है हमारे को। 3 रूप कौन कौन से? एक तो होती है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता। दूसरी जो सत्ता है वो कौन सी सत्ता है भाई? करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता। और जो तीसरी जो सत्ता के बारे में चर्चा की है मैक्स वेबर ने, वो है कानूनी सत्ता बोल दो चाहे तर्कसंगत सत्ता बोल दो। कानूनी सत्ता भी बोल सकते हैं, अर्थात तर्कसंगत सत्ता। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए? 3। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी सत्ता या तर्कसंगत सत्ता। ये 3 बातों का हमारे को ध्यान में रखना है कि सत्ता के रूप है। किस महोदय ने? मैक्स वेबर महोदय ने ये सत्ता के 3 रूप बताए हैं। देखिए इसमें पहला रूप है परंपरागत सत्ता। परंपरागत जो सत्ता है ये किसके आधार पे होती है? ये किसके ऊपर टिकी होती है? परंपरागत सत्ता आधार है इसका इतिहास समझ लो और चाहे परंपरा समझ लो। ये वंशानुगत, इतिहास के आधार पे भी और परंपराओं के आधार पर। तो देखिए जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी
बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, जो सत्ता में बना हुआ है उसको हम कहते हैं परंपरागत सत्ता। राजा, राजा के बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, वो कौन सी सत्ता का उदाहरण है? परंपरागत सत्ता का। तो जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, कहने का मतलब जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है तथा सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए, तथा सत्ता उसी के पास बनी रहती है। वंश परंपरा का वंशानुगत चलता हुआ आ रहा है, राजा, राजा के बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, वो कौन सी सत्ता का उदाहरण है? परंपरागत सत्ता का। कि जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है तथा सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए, इसमें तर्कसंगत सत्ता का मतलब कानूनी सत्ता है, तर्कसंगत अभाव है, तर्कसंगत सत्ता का अभाव रहता है। जैसे हम इसका उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण का तौर पे हम ले सकते हैं अपने घर के अंदर, जैसे बुजुर्ग व्यक्तियों के पास में सत्ता, घर में वृद्धजनों की सत्ता, जैसे घर में वृद्धजनों की सत्ता। हमारे घर के अंदर ये परंपरा होता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है उसके पास में संपूर्ण घर का कार्यभार, कहने का मतलब पूरी सत्ता उसके हाथ में रहती है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इस प्रकार की सत्ता को हम क्या कहते हैं? परंपरागत सत्ता। चाहे राजा, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसको परंपरागत सत्ता का उदाहरण माना जा सकता है, जो वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता आ रहा है और वो चलती रहती है। इस सत्ता को हम कहते हैं परंपरागत सत्ता। अब आती है दूसरी सत्ता जो मैक्स वेबर ने बताई है, वो है करिश्माई सत्ता। करिश्मा कुछ नया कर दे, उसके अंदर अपना आप में कुछ विशेष योग्यता हो, उसका ऐसा व्यक्तित्व हो कि जनता उससे प्रभावित हो जाए, वो होती है। और प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप वो सत्ता को काबिज कर ले, तो उसको कहते हैं करिश्माई सत्ता। उसको क्या कहते हैं? करिश्माई सत्ता। तो ऐसी सत्ता को क्या कहा जाता है? करिश्माई सत्ता। देखो इसके अंतर्गत, करिश्माई सत्ता के अंतर्गत इसमें होती है भावनाएं। इसका आधार क्या होता है भाई? आधार भावनाएं। इसका क्या आधार होता है? भावनाएं जुड़ी होती हैं लोगों की, जनता की भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो जैसे यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों व चमत्कारों पर आधारित होती है। यह सत्ता किसी व्यक्ति के, यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। कि यह सत्ता क्या है? किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। जैसे हम उदाहरण कह सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जैसे हैं महात्मा गांधी हैं, इसके बाद में हैं पंडित नेहरू हैं,
इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के बाद में जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, आदि। ये क्या करते हैं कि इनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं और फिर सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की करिश्माई इनके अंदर अपने व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुण होते हैं कि ये प्रभावित करके और सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो करिश्माई सत्ता के आधार क्या है? भावनाएं। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। जैसे महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, नरेंद्र मोदी थे, ये जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण है। कौन सी सत्ता के उदाहरण है? करिश्माई सत्ता। तीसरी जो सत्ता आती है हमारे पास में, कानूनी सत्ता या तर्कसंगत सत्ता। इसमें साधारण सा है पद। जिसने पद को प्राप्त कर लिया उस पद के ऊपर विराजित होते ही वो अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। तो देखिए इसमें इस सत्ता का आधार क्या होता है? आधार। इस सत्ता का आधार क्या है भाई? पद। इस सत्ता का क्या आधार है? पद। तो देखो इस सत्ता का आधार पद होता है। पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है? पद को प्राप्त करने वाला, पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है। पद को जो प्राप्त करता है वो व्यक्ति क्या करता है? पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? सत्ता का प्रयोग करता है। अब जैसे उदाहरण के हम कह सकते हैं, जैसे कलेक्टर की सत्ता। जैसे कलेक्टर की सत्ता, शिक्षक की सत्ता कह सकते हैं। शिक्षक की सत्ता। इसी के साथ में हम जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता, ये भी उसी में आ गया। प्रधानमंत्री की सत्ता, क्योंकि जिसके अंदर प्रधानमंत्री का पद है जिसके पास में, तो उसमें प्रधानमंत्री की सत्ता होगी। तो ये पद के ऊपर प्रचलित है। कानूनी तौर पे बोल सकते हैं इसको तर्कसंगत। इसका आधार किससे जुड़ा हुआ है? ये पद से। उस पद पे जो भी विराजित होगा वो उस सत्ता का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से हमने आज मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई 3 सत्ताओं के बारे में हमने चर्चा की। 3 सत्ताएं कौन कौन सी हैं? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी सत्ता। परंपरागत सत्ता का आधार इतिहास और परंपरा है। जो व्यक्ति वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत इस सत्ता का प्रयोग करता है और उसी के पास बनी रहती है। जैसे घर के अंदर वर्धजनों की सत्ता या राजा के बाद में उसके बेटे की सत्ता, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। करिश्माई सत्ता का आधार है भावनाएं, जो अपने व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर यह सत्ता व्यक्तित्व के गुणों या व्यक्तिगत आधार पर होती है। जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने सत्ता प्राप्त की है। तीसरी सत्ता है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता कह सकते हैं। इसका आधार होता है पद। पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस सत्ता का प्रयोग करता है। जब तक वो पद पे रहता है इस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे पद से हटता है उसकी सत्ता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे कलेक्टर का पद, तो कलेक्टर की सत्ता का प्रयोग करता है। शिक्षक की सत्ता हो गई, चाहे प्रधानमंत्री की सत्ता। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने 3 सत्ताओं की चर्चा की थी, जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। इस प्रकार से देखो, सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक सरकार नहीं होगी तो सभ्य समाज नहीं होगा, अराजकता की स्थिति फैल जाएगी। तो सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों
जो भी सरकार बनती है उसको सदैव इन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? जो भी सरकार बनती है उसको कि संवैधानिक कानूनों, देश की संस्कृति को, मूल्यों, जो हमारी परंपराएं चल रही हैं उनको नैतिक अवधारणाओं में रह करके ही कार्य करती है। जो भी सत्ता, जो भी सरकार बनेगी देश की संस्कृति को बना करके, देश के मूल्यों को बना करके, नैतिक अवधारणाओं को लेकर के ही काम करेगी, अन्यथा वो सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सत्ता हमेशा सदैव किस आधार पर काम करती है कि देश संवैधानिक कानूनों का सहारा लेकर के संस्कृति, देश की संस्कृति, देश के मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं में रह करके ही कोई भी सरकार है वो काम करती है। इस प्रकार से हमने आज सत्ता के बारे में हमने चर्चा की और अब हमारा शक्ति हो गई, सत्ता हो गई। कल हम चर्चा करेंगे वैधता के बारे में। धन्यवाद।